चलिए सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में आगे का कुछ कंसेप्ट रह गया था, टॉपिक रह गए थे, उनको आज क्लियर कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें पहले पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी क्या है, एक बार पुनः हम सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करेंगे। सोल्यूबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे विलयन जो सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया जाए, सॉलिड इन लिक्विड डाल दिया जाए तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी और उसको कौन कौन प्रभावित करेगा, फैक्टर इफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसके भी फैक्टर पढ़ेंगे कौन कौन फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को गैस में, गैस को लिक्विड में सोल्यूबिलिटी को मतलब फैक्टर करते हैं। और इसमें हम एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे जिसको हम हेनरी नियम कहते हैं। हेनरी नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हेनरी के नियम के जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, उसको हम पढ़ेंगे। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी को हमने पहले डिफाइन कर दिया था। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की अधिकतम, विलय मतलब सोल्यूट की अधिकतम मैक्सिमम मात्रा को हमने क्या नाम दिया था? सोल्यूबिलिटी। इट डिपेंड अपॉन, ये कई बातों पर निर्भर करती है। पहला है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहली बात यह है कि सॉल्वेंट किस प्रकार का है, सोल्यूट किस प्रकार का है, इस बात पर यह निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट है आपका कि टेम्परेचर जो है उसके ऊपर भी सोल्यूबिलिटी जो है वो निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट है आपका कि प्रेशर कितना है, दाब का प्रभाव क्या है, इन तीनों बातों पर ये निर्भर करती है। आइए वन बाय वन हम एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सारे के सारे लिक्विड में है। सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। तो हम इन सभी पर इनके प्रभाव को पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी के फैक्टर को पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ पर ये दोनों टॉपिक दे रखे, इसमें हेनरी नियम दे रखा है, इसमें आपका इसमें और इसमें राउल्ट नियम दे रखा है। तो इनको हम यहाँ पर गहराई से पढ़ेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी क्या सॉलिड की इन लिक्विड के, लिक्विड में। तो एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूं सोल्यूबिलिटी को। यहाँ पर द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम। यहाँ पर क्या है बेटे? ग्राम में मात्रा है। दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के ग्रामों में मैक्सिमम मात्रा को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? सोल्यूबिलिटी दे दिया है, सॉलिड की। अब ये बात जो है वो किस किस बात पर निर्भर करती है, ये किस किस पर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है? तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर जो बात है सोल्यूबिलिटी की, हम सॉलिड को घोल रहे हैं इसमें, किसमें घोल रहे हैं? लिक्विड में। तो यहाँ पर दो बातें निर्भर करती है। एक पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को। एक है डिसोल्यूशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जब आप सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड जो पार्टिकल है वो टूट कर लिक्विड में धीरे धीरे घुलता जाता है और अपनी एक मतलब एक्वस फॉर्म में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्यूशन कहलाता है। डिसोल्यूशन डिजोल्यूशन यहाँ पर घुलना कहलाता है, विलयीकरण का हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और अंत में इसके पार्टिकल जो है वो आपस में संघनित होकर क्रिस्टल का निर्माण भी करते रहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन तो होता है एक्वस विलियन के अंदर उपस्थित आयनों का वापस क्रिस्टल का निर्माण करना, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और सॉलिड का अगर जल में या पानी में अगर घुलना होता है तो हम इसे डिसोल्यूशन कहते हैं, यानी विलायकरण कहते हैं। तो ये विलायकरण कहलाएगा, ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा।
तो दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली होती है। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन या हम इसको संतृप्त सॉल्यूशन कहते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें ये दोनों घटना इक्वल रेट से होती है, मतलब साम्य में होती है। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट की, जो सोल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। इसमें हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि लाइक डिजोल्व इन लाइक, लाइक डिजोल्व इन लाइक मतलब सेम को पसंद करता है, एक जैसे को पसंद करता है। अगर सोल्यूट और सोलवेंट की जो नेचर है वो दोनों का एक समान है, तो हमारा यहाँ पर जो विलय और विलाय के बीच में इंटरकनेक्शन है, जिसको हम विलायकरण या डिजोलेशन कहते हैं, वो आसानी से हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल है, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन द पोलर सोलवेंट, मतलब ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। अरे भाई ध्रुवीय में घुलेगा तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि जो है वो पानी ध्रुवीय विलायक है, इसमें आसानी से घुल जाता है। तो ध्रुवीय के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसलिए ये आसानी से घुल जाता है। सॉलिड दैट हैव द लो लेटिस एनर्जी, जिनकी जालक ऊर्जा कम होती है, और हैव द हाइड्रेशन एनर्जी, have the high hydration energy are more soluble in the solid liquid। जो सॉलिड होते हैं जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम होता है और जलयोजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी का मान ज्यादा होता है, उनकी जल में विलेयता जो है वो बहुत अधिक होती है। और इसके अलावा हम बात करें सेकंड पार्ट की, जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सोलवेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाता है। देखिए अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाता है। हम बात करें आयोडीन की, हम बात करें सल्फर की, ये आसानी से घुल जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में, क्योंकि ये अध्रुवीय विलायक है। तो अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलता है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलता है। सेम लाइक डिजोल्व का फॉर्मूला लागू होता है, यहाँ ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जो सॉलिड है उनका लिक्विड में जो विलयन बन रहा है उन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है। देखिए the solution of solubility of solid in a liquid is significantly affected by the temperature change। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा सॉलिड की जल में विलेयता या किसी विलयन में विलेयता जो है वो काफी प्रभावित होती है। अगर हम किसी विलयन के लिए हम बात करें तो जब सोल्यूट को सोलवेंट में मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम एक्वस विलयन कहते हैं, और साथ में कुछ एनर्जी चेंज होता है जो प्लस माइनस में हो सकता है। प्लस माइनस में जो एंथैल्पी चेंज हम जिसको बोल सकते हैं, ये सारा का सारा जो रूल है वो लातासेलिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। लातासेलिया का जो प्रिंसिपल था आप जानते हैं कि जो साम्य है उस ओर खिसकेगा जिस पर साम्य का जो प्रभाव है, डाला गया प्रभाव है, वो रिमूव हो सके। ये लातासेलिया का नियम था। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के प्रोसेस लेते हैं। एक है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब हो गया यहाँ पर ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो रही है। अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है किसी विलय को विलायक में डालने पर, तो हमारा नेचुरल प्रभाव बनता है कि ऐसे विलयन का टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज होगी, घटेगी। कब? अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डिक्रीज होगी विथ द इंक्रीज द टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे, अगर आप एक गिलास लेते हैं और इस गिलास में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ प्लेटलेट्स डालते हैं, टुकड़ी डालते हैं, तो ये कुछ समय के अंदर गर्म हो जाता है। और अगर गर्म हो जाता है तो आप और डालोगे और हीट आएगी, तो हीट यहाँ पर लिबरेट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और आप इसे और गर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा बन रहा है। साम्य अग्र और अग्रसर मतलब ये लातासेलिया के नियम के अनुसार आगे की ओर खिसकेगा, इसलिए सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसी प्रकार आप लिथियम सल्फेट को या कैल्शियम एसीटेट को अगर आप पानी में घोलते हो तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हो गया यहाँ पर ऊष्मा चाहिए, घुलने के लिए ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा यहाँ काम आ रही है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसे विलयन को
अगर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अरे भाई घर पे मान लीजिए आप चीनी का विलियन बना रहे हो पानी के अंदर, तो गर्म पानी में चीनी आसानी से घुल जाती है, क्योंकि चीनी का जो विलियन पानी में बनता है वो एंडोथर्मिक होती है। ठीक इसी प्रकार नमक का जो विलियन पानी में बनाते हो वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो गर्म करने पर आसानी से घुल जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर द एंडोथर्मिक। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या AgNO3 है, या फिर सोडियम नाइट्रेट है, या पोटेशियम आयोडाइड है, आदि को अगर पानी में घोलते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण ये आसानी से घुल जाता है और इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। नोट द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोडियम सल्फेट डेकाटेन हाइड्रेट, ये गुलबर्ग साल्ट कहलाता है। इसका सूत्र है Na2SO4.10H2O। ये गुलबर्ग साल्ट कहलाता है और ये कोई अपवाद है। अपवाद क्या है कि इंक्रीज अंटिल देखिए इसकी सोल्युबिलिटी है ना 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सोल्युबिलिटी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सोल्युबिलिटी जो है बढ़ती है, परंतु इससे अधिक टेम्परेचर पर अगर आप इसे गर्म करते हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका इसके क्रिस्टल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और इससे क्रिस्टल वाटर जो है वो सेपरेट हो जाता है और इस कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी आ जाती है और सोल्युबिलिटी घट जाती है। तो ये एक अपवाद है, ये गुलबर्ग साल्ट कहलाता है। गुलबर्ग साल्ट जो है उसके अंदर क्या होता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, परंतु जैसे ही आप इससे अधिक टेम्परेचर करते हो तो इसका जो क्रिस्टल वाटर है, ये जो पानी है, जल के अणु जो 10 है वो निकल जाते हैं और इसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और सोडियम सल्फेट की अब रिमेनिंग जो सोडियम सल्फेट रहेगा उसकी जल में विलेयता घट जाती है। तो ये टेम्परेचर का प्रभाव था। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर का प्रभाव। किस पे हम बात करते हैं, किस पे? तो किस पे भाई, आप एक तो ले रहे हो लिक्विड और लिक्विड में क्या डाल रहे हो, सॉलिड। क्या डाल रहे हो, सॉलिड। तो सॉलिड पर प्रेशर का प्रभाव नहीं होता, लिक्विड पर प्रभाव नहीं होता, तो ऐसे विलियन पर, लिक्विड और सॉलिड से बने हुए विलियन के ऊपर प्रेशर का प्रभाव नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर इसका अध्ययन नहीं करेंगे। The pressure does not have any significant effect of the solubility of solid in liquid. It is so because the solid and liquid are highly incompressible. इनको हम दबा नहीं सकते हैं और particular remain the unaffected by the change in the pressure. प्रेशर में कोई परिवर्तन करने से इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये था अपना पहला टॉपिक। क्या था? सॉलिड को लिक्विड में घोलने पर। अब हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। अगर गैस को लिक्विड में घोला जाता है तो उसकी सोल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, क्या गैस घुलती है रे पानी में? हाँ घुलती है। लिक्विड में घुलती है? हाँ घुलती है। कैसे याद रहेगा? अरे भाई ये तो याद ही है, मछली जल की रानी है, आपको पता है पहले से ही, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन अगर घुली हुई है तो ही पेड़ पौधे जो जलीय जंतु है वो सारे के सारे जिंदा रहते हैं और उसी को लेते हैं। तो मैनी गैस डिजोल्व इन द वाटर, कई सारी गैसें पानी में घुली रहती है। ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन द वाटर, बहुत कम मात्रा में घुली रहती है और इसकी घुली हुई मात्रा को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखिए यहाँ सोल्युबिलिटी को आप नया नाम दे रहे हो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मतलब एक निश्चित मात्रा जो निश्चित आयतन के जल में या विलियन में या लिक्विड में घुली हुई है उसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ गैस इन सेमी क्यू यानी ml में जो गैस की मात्रा है, दैट डिजोल्व इन द 1 सेमी क्यू वाटर, एक घन सेमी पानी में घुले हुई गैस के घन सेमी में मात्रा क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाती है। अब बात करते हैं इसकी वन बाय वन। यहां पर पहला करते हैं द नेचर
ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये दोनों बातें यहाँ पर साथ में हो जाएगी। तो विलय और विलाय की प्रकृति जो है वो सेम उसी प्रकार है, सेम लाइक डिजोल्व इन सेम, मतलब जो ध्रुवीय विलय है वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है और ध्रुवीय विलायक जो है ध्रुवीय विलय के साथ घुलता है, सेम प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं गैस दैट रिएक्ट और आयनाइज इन द सॉल्यूशन आर मोर सोल्यूबल, जैसे HCl है या अमोनिया है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी पानी में आसानी से घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि HCl H+ आयन और Cl- आयन में डिवाइड हो जाती है। अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है जो OH- आयन और प्लस आयन में बदल जाती है, ये H2SO3 के अंदर घुल जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी जो गैस है जो पानी के साथ या किसी विलयन या विलय के साथ, सॉरी विलय जो है वो विलाय के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो वो जो है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। The absorption coefficient of the some gas in the water are in this order. अगर हम कुछ गैसों का ऑर्डर देखें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का, तो वो इस प्रकार है, अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, HCl का उससे कम, और धीरे धीरे नाइट्रोजन की जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे कम होता है। इस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसका मतलब ध्रुवीय विलय जो ध्रुवीय गैस है वो आसानी से होगी, आयनित होने वाली या फिर कोई अभिक्रिया करने वाली जो गैस है वो आसानी से पानी में ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय में घुल जाएगी और अदरवाइज नहीं घुलेगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। आर मोर सोल्यूबल इन द एथेनॉल देन द वाटर, पानी की तुलना में ये आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होती है। ये सारी की सारी क्या होती है? नॉन पोलराइज्ड होती है, नॉन मतलब अध्रुवीय होती है, उस कारण से घुल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस इज हाईली सोल्यूबल इन द ब्लड, ऑक्सीजन गैस है ब्लड में बहुत अधिक सोल्यूबल होती है और इसी कारण से ऑक्सीजन गैस का परिवहन हमारे ब्लड में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर का प्रभाव। टेम्परेचर यानी गैस का लिक्विड में अगर विलयन बनता है तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो पहले ही गैस जो है वो पानी में या द्रव में घुलती नहीं है। दूसरी बात, अगर पानी या द्रव जो है वो गर्म है तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा गैस की विलयता बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल जो है उनकी जो काइनेटिकल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो वह सरफेस को छोड़ करके निकल जाएगी। इस कारण टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज होगी। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। फॉर द एंडोथर्मिक प्रोसेस द सोल्युबिलिटी, ये आपका रोंग है, यहां पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। आपका हो गया था, एक अपवाद ले लेते हैं यहाँ पर लातेसिलिया के नियम के अनुसार। द सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हीलियम इंक्रीज विथ द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यू टू द एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस जो है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की जो सोल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। वेरी गुड, ये बड़ा ही इफेक्टिव पॉइंट है। द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर। देखिए, दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसको हमने लातासेलिया के नियम के द्वारा समझना था। वैसे हम समझ सकते हैं कोई गैसीय प्रोसेस है और साम्य अवस्था में है, तो जहां पर गैसीय पार्टिकल के प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो जो साम्य है दूसरी साइड में खिसक जाएगा। ये हमने पहले से लातासेलिया, जैसे अमोनिया वाला जो सिद्धांत था यहाँ पर हमने पढ़ा था, अमोनिया का निर्माण हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस से होता है और ये एक साम्य है और इसमें अमोनिया जो है वो 2 अणु बनता है। यहाँ पर 4 अणु है, यहाँ पर कितने? 2 अणु है। तो ये पार्टिकल की संख्या जो है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा, ये लातासेलिया का नियम कहता है। तो ये तो अभिक्रिया के लिए। हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबिलिटी को हम समझा सकते हैं किससे? हेनरी नियम से।
अब ये हेनरी नियम क्या है, नया नियम है। चलो पहले हम पढ़ते हैं हेनरी नियम को कैसे पढ़े। देखिए, द लॉ स्टेट that at a constant temperature the solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। मान लीजिए ये कोई गैस है और ये किसी लिक्विड में घुली हुई, ये मान लीजिए लिक्विड है और ये बंद पात्र है, और बंद पात्र में यहां पर क्या है, गैस। यहां पर क्या है, गैस। और गैस का कोई पार्शियल प्रेशर है, यहां पर हम पार्शियल प्रेशर को हम P द्वारा दर्शा सकते हैं, पार्शियल प्रेशर A या पार्शियल प्रेशर के रूप में दर्शा सकते हैं। और यहां पर ये कह रहा है सोल्यूबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो ये अक्स मान लीजिए सोल्यूबिलिटी, तो यहां पर ये इसके द्वारा दर्शा रहा है। तो इन दोनों का ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, इसकी सतह पर जो पार्शियल प्रेशर है वो और इसकी सोल्यूबिलिटी अक्स एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड form of the Henry law state that the partial pressure of the gas in the vapor phase, इसको हमने P मान लिया, is proportional to the mole fraction, इसको हमने मोल फ्रैक्शन मान लिया in the solution, solution में जो मोल फ्रैक्शन है उसको मान लिया। तो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ क्या कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर समानुपाती है x मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के है तो यहाँ पर ये समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर KH अक्स। यहाँ जो H, ये जो KH है उसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं, ये हेनरी नियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी गैस के लिए अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बारे में ग्राफ खींचे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, ये एक हेनरी नियम के अकॉर्डिंग ग्राफ आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसलिए जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन और इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लिया और ये है प्रेशर ले लिया, दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। If we draw a graph between the partial pressure of a gas, various mole fraction of the gas in the solution, then we should get a plot type of like a figure. Figure के अनुसार हम दिखा सकते हैं। Different gas have the different मतलब जो हेनरी लॉ कोफिशिएंट है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। कुछ गैसों के लिए हम यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट के वैल्यू को हमने रखा है। देखिए एक बार देख लेते हैं। हीलियम के लिए 293 केल्विन ताप पर 144.97 किलो बार जो है उसका वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम इन सब को देख सकते हैं। हाँ पढ़िए, मैंने मौका दिया आपको। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें हेनरी कांस्टेंट के मान में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई। देखिए ये कम ताप है तो हेनरी कांस्टेंट कम है, और ये तापमान ज्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट का मान भी बढ़ गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो 293 केल्विन ताप और 300 कितना है 303 केल्विन ताप, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ रहा है, तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस हेनरी कांस्टेंट के वैल्यू से हम कुछ कैलकुलेशन निकाल देते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है देखते हैं। This suggested that the KH मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू is a function of the nature of the gas, ये गैस के नेचर के बारे में बताती है। हायर द वैल्यू ऑफ KH का मान अधिक होता है एट ए गिवन प्रेशर, दिए गए दाब पर, द लोअर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। अगर KH का मान अधिक होता है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैंने अभी भी आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
KH का मान अगर बढ़ेगा दिए गए प्रेशर पर तो इनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, तो ये वैल्यू सही है। KH वैल्यू ऑफ द बोथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंक्रीज विथ द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, indicating that the solubility of the gas increase with the decreasing of the temperature। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनकी वैल्यू बढ़ती है, सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से दैट द एक्वेटिक स्पीसीज, जो जलीय जंतु है, जो जल में जिंदा रहते हैं, जलीय प्राणी है, आर द मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर रेदर देन द इन वार्म वाटर। देखिए मछली जल की रानी है, ठंडे पानी में रहती है, गर्म पानी में नहीं रहती, क्योंकि हेनरी नियम के अनुसार गर्म पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी कम होती है और ठंडे पानी में ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर उनका दम नहीं घुटता, क्योंकि ऑक्सीजन उनको टाइम टू टाइम मिल रही है। अब बात करते हैं हेनरी नियम के उपयोग। पहला उपयोग, अगर हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, सोडा वाटर बनाते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं और इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो हाई प्रेशर पर हेनरी नियम के अकॉर्डिंग इनमें आसानी से घुली जा सकती है। सेकंड, अगर हम गोताखोर को देखें तो वो क्या है, गहरे समुद्र में जाता है और जैसे जैसे समुद्र में जाता है वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण से उसके ब्लड में घुली हुई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी गैस जो है वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है और लिक्विड अवस्था में आने के कारण कारण हेनरी नियम है। मगर जब वो अचानक बाहर आता है, जब वो अचानक सरफेस पर आता है, तो अचानक बाहर आने के कारण जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है, ये गैसें एयर बबल के रूप में उसकी वेसल्स में इकट्ठी हो जाती है और एयर बबल बनाने के कारण से वहां पर जो कैपिलरी है, इनकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक हो जाने के इस रोग को हम क्या कहते हैं, बेंड रोग। और इस बेंड रोग के कारण से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। और इस मृत्यु या इस घटना को, बेंड रोग को रोकने के लिए जो गोताखोर होते हैं उनको एक गैस का सिलेंडर भर के दिया जाता है, जिस सिलेंडर में 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन गैस होती है और 32.1% ऑक्सीजन गैस होती है बेंड रोग के समाधान के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले कुछ प्राणियों की। तो पहाड़ी क्षेत्र पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन घुलता नहीं है और इसके कारण से उसके ब्लड एंड टिश्यू में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कारण से यहाँ पर क्या होता है कि इसको एक मतलब चक्कर आने लगते हैं या वीकनेस महसूस करने लगता है। जो पहाड़ी पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको वीकनेस महसूस होने लगती है और इस वीकनेस को हम एनोक्सिया कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया का जो इलाज है वो हेनरी नियम के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। आज के लिए छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा था, आपको ये सारी बातें हमने बता दी है। धन्यवाद पूरा टॉपिक सुनने के लिए। थैंक यू।